हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस वाइज जो हमारा टॉपिक अब बनता है नया, वो है पब्लिक प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशन, यानी सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगता बड़ा छोटा और आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है ये टॉपिक हमारे लिए। इसको टॉपिक को हम ये टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, यानी पार्ट में इसको पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि अपन लोगों को इतनी दिक्कत ना हो। आज के पार्ट में हम विद्यालय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही ये जानेंगे कि पब्लिक प्लेस होता क्या है, यानी सार्वजनिक स्थल होता क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन कंटेन कर सकता है, 1 या 2 नंबर का, और इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। मुश्किल से मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करवाऊँ, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में वही अपना जो रेलवे है और बस स्टॉप है, डाकघर है, विद्यालय है, ठीक है, सरकारी स्थल वगैरह, सरकारी इमारतें, पार्क, ये सब चीज़ें इसके अंदर कंटेन होती हैं, यानी आती हैं। इसमें जो विद्यालय है, ये टॉपिक आपको मुझे सबको बहुत इजी लगता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। इसमें बहुत सारे टर्म है जिसको हमें यूज़ करना है, तो मैंने कोशिश की है पूरी पूरी इसको अच्छे से करवाने की। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इंग्लिश वाले सर किसी इमरजेंसी में है इस समय, मतलब उनको कुछ अर्जेंट काम पड़ा हुआ है, तो उसके चक्कर में वो उनकी कंटेंट रेडी है, बट वो कंटेंट डाल नहीं पा रहे क्योंकि वो कहीं पे स्टक है हॉस्पिटल वगैरह में। तो उस चक्कर में अब क्या नाम है, कुछ दिन तक, कुछ दिन में वो कंटेंट आएगा, वीडियो आएगी इंग्लिश की, उनका कंटेंट पूरा रेडी है आपके पैडागोजी को लेकर, लेकिन उस कुछ ड्यू टू सम रीजंस वो डिले होते आ रहा है। और मेरा भी हेल्थ इशू चल रहा था लगातार 2-3 दिन से, तो मैं भी बेड रेस्ट पर था, तो मैंने आज स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है और एक अच्छी चीज़ जो मैंने बनाई है वो भी देना है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो टॉपिक है अपना विद्यालय, अगर इसमें कुछ छूटता है तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं जो मैं बाद में कराऊंगा, तो उसमें वो कवर हो जाएगा, तो आपका बेस इसमें क्लियर होगा और ओवरऑल कंटेंट और अच्छे से कवर क्वेश्चन में हो सकता है। अगर यहाँ से कुछ छूटेगा, कोशिश यही है कि यहाँ से कुछ ना छूटे, बाकी अगर कुछ भी छूटता है तो वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, बट कोशिश यही कि 99% यही कवर होगा। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है सार्वजनिक स्थल। पहले देखो, पब्लिक प्लेसेस पढ़ेंगे, फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। पब्लिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा अलग हो जाएगा, पहले पब्लिक प्लेसेस जो हमारे सिलेबस में दिए हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला है स्कूल। और पहले समझ लेते हैं पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थल क्या होता है, ठीक है। तो एक इसके इंग्लिश में डेफिनेशन है, उसके साथ शुरू करेंगे, और इसको हिंदी में चलते हुए चलेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी ताकि दोनों मीडियम वालों को फायदा हो। अ पब्लिक प्लेस इज अ प्लेस, पब्लिक प्लेस is a location to which all of the public has access and is not a place exclusively used for a private gathering or any other personal purpose। पब्लिक प्लेस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे समाज के हर नागरिक को एक्सेस होता है जाने का, यानी चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा काला गोरा कोई भी हो, बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के, सबको एक्सेस होता है वहाँ पे जाने का, पब्लिक प्लेसेस पे। उसी को पब्लिक प्लेस कहते हैं जहाँ पे सबको जाने की अनुमति हो, इजाज़त हो, और वहाँ पे किसी प्रकार की प्राइवेट गैदरिंग वगैरह नहीं होती, यानी पब्लिकली आप वहाँ पे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा अपनी है, क्योंकि सरकार तो करती है उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी, लेकिन हमें भी करनी चाहिए। लाइक पार्क में थूकना वगैरह नहीं चाहिए, फ्लावर को प्लग नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना नहीं चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, ये सब जिम्मेदारी अपनी भी है। तो अगर एक क्वेश्चन भी आता है कि सार्वजनिक स्थलों को मेंटेन करने की, यानी रखरखाव करने की जिम्मेदारी किसकी, तो उसमें ऑप्शन आ सकता है सरकार की, ठीक है। और एक उसी में एक ऑप्शन होता है सरकार की, मतलब समाज की, किसकी, उसकी। तो उसमें से आपको सरकार नहीं समाज चुनना है, यानी हम सब की जिम्मेदारी। कुछ लोग सरकार पर टिक करके आ जाएंगे कि हाँ भाई इसकी जिम्मेदारी, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार के साथ हमारी है, यानी हम सब की, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, तो बता दिया मैंने। अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। सार्वजनिक स्थल होता क्या है, ठीक है। जिन स्थानों, साधनों, सुविधाओं का उपयोग सभी नागरिक करते हैं उन्हें सार्वजनिक स्थल या संपत्ति कहा जाता है। जिसका हम सब यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, वो सार्वजनिक स्थल या संपत्ति कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल, आप बस स्टॉप पे खड़े होते हो तो आपसे कोई इसका पैसा नहीं मांगता। आप बस की राइड लोगे तो हाँ, आपको चालान देना पड़ेगा, चालान नहीं मतलब टिकट देना पड़ेगा, जो ज़रूरत भी है सरकार को एज अ टैक्स के रूप में। आप बस की यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, पार्क में जाके बैठ सकते हैं, बशर्ते आप पार्क की मर्यादा को ना तोड़े। जैसे आजकल के लोग करते हैं उल्टी सीधी हरकत पार्क में, वैसे ही नहीं करे हो, क्योंकि आप एक जो सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्लेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी उसको ढंग से बनाए रखें। अब कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, वो ध्यान रखना, क्वेश्चन में बन के आ जाते हैं पॉइंट। ये
पॉइंट क्वेश्चन में बन के आ सकते हैं। इनका निर्माण जन कल्याण और जनता के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु किया जाता है। दे आर मेड फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक। इनका निर्माण किसके लिए किया जाता है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। अभी सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ? देखो जैसे अपना हॉस्पिटल वगैरह होता है, ये भी तो हमारे सामाजिक कल्याण के लिए होता है, आर्थिक कल्याण के लिए होता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो इतना खर्चा हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में कि कोई गरीब वहाँ पे जा ही नहीं सकता। तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे स्वास्थ्य कल्याण के लिए, इन सब के लिए क्या रखा गया है? पब्लिक हॉस्पिटल्स रखे गए, है ना। वहाँ पे हम जाते हैं, हालांकि वहाँ पे सुविधाएं थोड़ी कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये इसके अंदर आती है। इसका एक टॉपिक भी है हॉस्पिटल, वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इन पर पूरे समाज का अधिकार होता है और सरकार के साथ साथ इनके रखरखाव की जिम्मेदारी समाज की भी होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पर पूरे समाज का राइट होता है, सारे समाज को एक्सेस होता है यहाँ पे जाने का, कि हम यहाँ पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बस पार्क में, पार्क हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस हो गया, उसको गंदा नहीं करना, उसका रखरखाव करने की जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा अपनी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, पान बाहर विमल पता नहीं क्या क्या खा के थूकते रहते हैं इधर उधर, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई करे तो उसको रोकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस पर जुर्माना वगैरह भी होता है, हालांकि लोग इसको आज भी करते हैं, थूकते वगैरह पार्क में, गंदगी करते हैं, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इनका स्वामित्व व्यक्ति विशेष के पास नहीं होता। दे आर नॉट ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता, कोई एक व्यक्ति इसका मालिक यानी ओनर नहीं होता। ये पूरे समाज की जागीर होती है, पूरे समाज की संपत्ति होती है। इसीलिए इसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, पब्लिक प्लेसेस कहते हैं। बस स्टॉप हो गया, ठीक है, आपका मेट्रो स्टेशन वगैरह हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, ये सारे पब्लिक प्लेसेस हैं। स्कूल्स तो हाँ, ये सब चीज़ें पब्लिक प्लेसेस में आ जाती है। हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे हम जा सकते हैं। बैंक भी पब्लिक प्लेस होता है, बैंक में भी आप जा सकते हो, ठीक है। स्कूल, विद्यालय, सबसे हमारा पहला टॉप पब्लिक प्लेस या पब्लिक सार्वजनिक स्थल स्कूल ही दिया हुआ है। देखो आपने इसको बहुत जगह पढ़ा होगा और कई तरीके से पढ़ा होगा। मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ लेना, वहाँ पे भी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो क्वेश्चन इसके रेडी रखे हैं बाद में करवाने के लिए, ठीक है, जब रैपिड रिवीजन होगा तब, ठीक है। स्कूल्स अकॉर्डिंग टू डुई, जॉन डुई के अकॉर्डिंग स्कूल क्या है? स्कूल अकॉर्डिंग टू डुई आर नॉट जस्ट प्लेस वेयर वी लर्न फैक्ट और नंबर, बट ऑल्सो प्लेसेस वेयर वी लर्न हाउ टू लिव। स्कूल एक ऐसी संस्था है, जॉन डुई के बारे में अब हम सब ने पढ़ा है, इनको हम जानते हैं। अगर हम सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं कोई बच्चा, तो वो जॉन डुई से परिचित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जॉन डुई ने कहा था कि भाई जो स्कूल होता है वो ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ आप नंबर और फैक्ट वगैरह ही पढ़ो, ज्ञान लो। ऐसी जगह भी है जो हमें सिखाता है कि समाज में जिया कैसे जाए, लिव कैसे किया जाए। एग्जैक्टली हमारे जो जो समाज सोशलाइजेशन की पहली जो एजेंसी होती है वो फैमिली होती है। उसके बाद स्कूल सेकेंडरी एजेंसी में आ जाता है, यानी हमारा अच्छे से समाजीकरण स्कूल में जाके होता है फैमिली के बाद। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बालक का पूरा सामाजिकरण होता है और एक देश की नींव रखी जाती है एक स्कूल में, क्योंकि एक स्कूल से एक भविष्य तैयार होता है पूरे देश के लिए। तो स्कूल में एक बच्चे की मौलिक और सामाजिक और हर तरह की वैल्यू डेवलप होती है, एक अपने परिवार से लेकर, अपने जीवन से लेकर, अपने राष्ट्र और पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो एक स्कूल एक ऐसी जगह है, इसीलिए इसको विद्या का मंदिर कहते हैं, ठीक है। और बहुत ज़रूरी होता है स्कूल, ताकि समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी वाले पर्सन की मतलब उनको लाया जा सके, ताकि समाज में चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, ठीक है। अब देखो, विद्यालय की डेफिनेशन वगैरह आप जानते ही हो, विद्यालय के बारे में आप कॉमन चीज़ जानते हो, तो डायरेक्ट इसके ना टाइप्स प्रकार के बारे में आते हैं, इसके शेप साइज़ के बारे में आएंगे, कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे और क्या क्या अभियान चलाया गया थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे। अभियान वगैरह के बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे पहले, जैसे आपने सर्व शिक्षा अभियान और अपनी जो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम और एजुकेशन पॉलिसीज़ अपनी है, आज अभी हाल में एक एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा, 5+3+3+4, ठीक है। NP 2020 जो है 19 में, ठीक है। और एक जो हम अभी तक फॉलो करते आ रहे थे वो थी 1986 की NP 10+2 वाली। खैर ये तो बात की बात हुई, अभी स्ट्रक्चर को फॉलो कर देते हैं। स्तर के आधार पर विद्यालय, यानी स्कूल बाय लेवल। एक होता है स्कूल बाय ओनरशिप, और ये ठीक है, और एक होता है स्कूल बाय लेवल। तो पहले स्कूल बाय लेवल पढ़ लेते हैं। स्तर के आधार पर विद्यालय देखो 4 प्रकार के होते हैं, अभी बता दूं। देखो, शिक्षा 2 प्रकार की मिलती है, एजुकेशन 2 तरीके की मिलती है, एक होती है प्राथमिक शिक्षा और एक होती है माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। तो पहले स्तर के आधार पर विद्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है प्राथमिक विद्यालय, जिसे हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं, ये होता है 1st to 5th, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आता है उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसको हम कहते हैं अपर प्राइमरी स्कूल, ये होता है 6th to 8th, ठीक है।
तो पहला प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल 1st to 5th होता है, और जो हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी अपर प्राइमरी स्कूल होता है वो 6th to 8th होता है। और पूरा 8th तक का जो विद्यालय होता है उसको हम एलिमेंट्री स्कूल भी कह देते हैं। खैर आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप इन दोनों को देखिए, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो हमारा होता है माध्यमिक विद्यालय यानी सेकेंडरी स्कूल होता है, ये होता है अप टू 10th यानी 10वीं तक होता है। फिर आता है उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी हायर सेकेंडरी स्कूल, ये होता है अप टू 12th यानी 12वीं तक होता है। तो यही 4 स्तर, अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल के आधार पर ही 4 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में। इसको आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से, इसको मत भूलना। ये मेजर स्ट्रक्चर है, इसका फोटो या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको काम आएगा। इसके बाद आता है विद्यालय की आकृति, डिजाइन्स ऑफ द स्कूल्स। देखो स्कूल के बहुत सारे डिजाइन होते हैं। एक एक कहा जाता है कि आइडियल स्कूल के कुछ डिजाइन्स होना जरूरी है। वैसे तो स्कूल कई तरीके से बना दिए जाते हैं आजकल बिल्डिंग्स, बट ऐसा माना जाता है कि स्कूल के कुछ आइडियल डिज़ाइन यानी कुछ आदर्श आकृतियाँ भी होनी चाहिए। उसमें से मेजर 3 के बारे में डिस्कस किया है, बट और के बारे में भी मैं आज बताने वाला हूँ। देखो बहुत जगह आपने 3 प्रकार की आकृति सुनी होगी, हालांकि 3 से ज़्यादा आकृतियाँ स्कूल बनाने की, डिज़ाइन से स्कूल बनाने के, बट मैं आज 3 के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि मेजर यही है। बट और भी बता दूंगा, क्या पता कहीं फंस जाए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिजाइन्स ऑफ स्कूल की, तो उसमें सबसे पहले आता है सरल रेखा विद्यालय, स्ट्रेट लाइन स्कूल्स होते हैं, जो बिल्कुल सीधी रेखा के स्कूल होते हैं, ठीक है। सीधी रेखा के स्कूल का मतलब ये नहीं कि स्कूल बिल्कुल सीधे सीधे रखे हैं, इसको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन के स्कूल होते हैं, इसको कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो स्कूल की जो बिल्डिंग होती है, जो स्कूल के क्लासरूम होते हैं, वो एक सीधी सरल रेखा में होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसलिए इसको हम सरल रेखा के विद्यालय यानी स्ट्रेट लाइन स्कूल्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो संरचना मिलती है, जो स्ट्रक्चर मिलता है, वो हमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी हमारे जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी, बेसिकली प्राइमरी स्कूल इस तरह के होते हैं, अपर प्राइमरी भी मिल जाते हैं, बट अगर आइडियल स्कूल प्राइमरी बनेगा तो वो इस सरल रेखा विद्यालय के स्ट्रक्चर से बनेगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर या डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। ये सारे डिज़ाइन ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनने चाहिए, एक आइडियल डिज़ाइन है कि हाँ भी ऐसा बना दो तो स्कूल बहुत अच्छा लगेगा, एक सजेशन है, ठीक है। एल आकार के स्कूल, देखो एल आकार के स्कूल में क्या होता है, इनमें जो सबसे बीच में होता है, मिडल में प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, और प्रिंसिपल के ऑफिस के चारों ओर मतलब दोनों साइड क्लासरूम्स होती हैं। ये मैंने क्लासरूम के लिए नोटिफाई किया है, अब इसको घर मत समझ लेना। ये क्लासरूम है और ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, ठीक है। इसी को एल आकार के स्कूल कहते हैं, एल शेप के स्कूल होते हैं। बेसिकली इस प्रकार के जो स्कूल होते हैं वो माध्यमिक विद्यालय में यानी सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है, जहाँ पे एल आकार में प्रिंसिपल मिडल में होता है और बाकी दोनों जगह इस तरह के लंबी लंबाई में हमें क्लासरूम देखने को मिलती है। यहाँ से वो पूरे स्कूल पर नज़र रख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उल्टा यू आकार के स्कूल यानी अपोजिट यू जो होता है ना, जो उल्टा यू होता है उसके आकार के भी स्कूल होते हैं। ये इस तरीके के होते हैं उल्टे आकार के स्कूल। इसमें क्या होता है, मिडल में जो होते हैं वो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है और इसके साइड में इस तरह जो हमारे क्लासरूम्स होते हैं। और अगर हम इसका विस्तार करना चाहें यानी इसको एक्सटेंड करना चाहें, एक्सपेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो हम इस पे जो फर्स्ट फ्लोर है ना, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर बना सकते हैं, थर्ड फ्लोर बना सकते हैं। बिल्डिंग्स 1 बाय 1, एक से दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी मंजिल इन्हीं बिल्डिंग के ऊपर बना सकते हैं। बट स्कूल जो रहेगा, स्कूल प्रिंसिपल का ऑफिस रहेगा वो मिडिल में रहता है ताकि पूरे स्कूल पर वो नज़र रख सके। तो ये 3 प्रकार के आइडियल विद्यालय, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो संरचना स्ट्रक्चर है वो हायर सेकेंडरी स्कूल में देखने को मिलती है, यानी अप टू 12th वाले स्कूल में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको बताऊं तो आई आकार का विद्यालय भी होता है। आई आकार का विद्यालय बेसिकली प्राइमरी स्कूल का एक आदर्श विद्यालय माना जाता है, इसमें डिस्कस नहीं किया है लेकिन ये भी होता है प्राइमरी स्कूल के लिए। इसमें क्या होता है कि छोटे बजट में तैयार हो जाता है, ठीक है, और इसके अलावा और ज़रूरत पड़ने पर इसको इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक विद्यालय होता है वी और वाई आकार के विद्यालय। वी और वाई आकार के जो वी और वाई आकार के डिज़ाइन होते हैं ना विद्यालय के, उसमें पैसा बहुत लगता है और अगर उसका अच्छे से रख रखाव किया जाए तो बहुत अट्रैक्टिव स्कूल बन के उभरता है, ठीक है। इसके अलावा एक और विद्यालय बता देता हूँ, इसके अलावा ई आकार का विद्यालय होता है। जो हमारे आई और यू आकार के विद्यालय होते हैं ना, उनको जब जोड़ देते हैं, उनको जब बढ़ा देते हैं तो वो ई आकार का विद्यालय बन जाता है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, बट आपके जो 3 स्ट्रक्चर हैं वो आपका स्ट्रेट लाइन वाला स्कूल, एक आपका एल और एक आपका उल्टा यू, ये तीनों आप याद रखना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर विद्यालय, स्कूल बेस्ड ऑन ओनरशिप। अभी तक हमने स्कूल बेस्ड ऑन लेवल के ऊपर पढ़ा था, लेवल यानी फर्स्ट लेवल में कौन सा है, सेकंड, 4 लेवल में स्कूल होते थे उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्कूल बेस्ड ऑन ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर स्कूल, इसको पढ़ना जरूरी है, ये भी पूछा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर देखो स्कूल हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो
राजकीय विद्यालय यानी स्टेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, एक होता है निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल। देखो यहाँ पे राजकीय विद्यालय तो बोला गया है, इसमें अगर इसको और डिफाइन करना चाहे तो इसमें केंद्रीय विद्यालय और स्टेट्स के स्कूल अलग और केंद्र के स्कूल अलग आएंगे, बट इसको हम एक साथ ही पढ़ते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर स्कूल बेस्ड ऑन ओनरशिप वाले सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है राजकीय विद्यालय यानी स्कूल, स्टेट स्कूल या फिर इसको गवर्नमेंट स्कूल भी कह सकते हैं, एक होता है निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल। अब इसका पूरा संचालन यानी इसको पूरी तरीके से ओरेंट ऑपरेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ओरिएंटेशन इनका गवर्नमेंट करती है, ऑपरेशन भी इनका गवर्नमेंट ही करती है, यानी सारा इनका खर्चा पानी लेना देना सब कुछ इनमें गवर्नमेंट करती है। इसके दो प्रकार आ जाते हैं, एक होता है अनुदानित यानी एडेड स्कूल, एक होता है गैर अनुदानित यानी अनएडेड स्कूल। ये जो अनुदानित स्कूल होता है ना, निजी स्कूल भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। अब ये अनुदानित स्कूल जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जो अनुदानित स्कूल यानी एडेड स्कूल होते हैं, उस इसमें सरकार अपना कुछ पैसा लगाती है, यानी सरकार से कुछ कुछ धन अनुदान लेते हैं, पैसे लेते हैं। लेकिन कुछ स्कूल होते हैं गैर अनुदानित अनएडेड स्कूल, ये सरकार से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते, ये अपने खुद के पैसे से, अपने खुद के माल से अपना स्कूल चला लेते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, सरकारी विद्यालय जो होते हैं वो अलग होते हैं। निजी विद्यालय में क्या होता है कि इसमें अपना धार्मिक यानी रिलीजियस स्कूल भी वगैरह भी चलाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो मोंटेसरी कह रहा हूँ, जो अपने ये नहीं होते क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, इनका नाम भूल रहा हूँ मैं, आपको याद हो तो आप बता देना मेरे को। जो क्रिश्चियन स्कूल वगैरह होते हैं, मदरसे वगैरह होते हैं, वो भी इस निजी विद्यालय के अंतर्गत आ सकते हैं, गुरुकुल वगैरह भी इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर स्कूल जो दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है हमारा राजकीय विद्यालय यानी स्टेट स्कूल्स, इसको गवर्नमेंट स्कूल भी कहते हैं, और निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल। एक चीज़ और बता दूं, अगर स्कूल की और बात की जाए और अच्छे से डिफाइन किया जाए, देखो स्कूल एक तो सेंट्रल लेवल पे भी हो जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी सरकारी स्कूल हो जाते हैं, स्टेट लेवल पे भी सरकारी स्कूल हो जाते हैं, और हमारे जो जो लोकल बॉडी होती है ना, उनके बेस पर भी जो स्थानीय शासन होता है, लोकल बॉडी होती है, वहाँ पे भी जो पंचायत वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी स्कूल होते हैं जिनकी जिम्मेदारी रख रखाव की ग्राम पंचायत की होती है, ग्रामीण लेवल पर, ठीक है, रूरल लेवल पे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब जवाहर नवोदय विद्यालय, जो जवाहर नवोदय स्कूल होते हैं, इसकी भी शुरुआत की गई थी, इसकी इसलिए की गई थी कि ताकि ज़िलों में स्कूल खोले गए जहाँ पे बच्चे फ्री में रहेंगे, मुफ्त में रहेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे और उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, और ये फ्री में दी जाती है। लेकिन इसके लिए टेस्ट देना पड़ता है 6 क्लास में, 6 to 12 का ये होता है। ये सरकारी आवासीय विद्यालय में गवर्नमेंट की तरफ से है। इसका जो मोटो है या मोटो वर्ड है वो है पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान। इसकी स्थापना 1986, जो अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बेस पर की गई थी, और इसकी स्थापना की थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD मिनिस्ट्री ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो बोर्ड लगता है वो CBSE बोर्ड लगता है, और इसका जो ग्रेड है यानी 6 to 12 क्लास तक की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, यानी स्कूलिंग करवाई जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि बच्चा अपने घर जा रहा है, यहीं पे रहता है, एज अ काइंड ऑफ हॉस्टल होता है ये, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, खुद पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और यहीं पे पढ़ाई करते हैं, फ्री में होता है। लेकिन 6 to 12 तक के बच्चे, 6 में एग्जाम देके इसमें एंट्री मिलती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक चीज़ और बताओ, ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो होता है वो खास करके इसलिए चलाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं केंद्रीय विद्यालय, वो इसलिए चलाए गए थे ताकि जो केंद्र के बंदे होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सॉरी एम्प्लॉय जो होते हैं सरकारी, वो जब उनका तबादला वगैरह हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ता है, तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, तो उसके लिए ये सुविधाएं लगाई गई थी ताकि वो किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन ले सके उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय वाले में, ठीक है। तो ये भी केंद्रीय विद्यालय के बारे में आप जानते हो, नवोदय के बारे में आपने जान ही लिया, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? आज से 35 साल पहले, मतलब 1986 में, जो हमारी जो NP पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP पॉलिसी, ठीक है, उसके तहत। अब राजस्थान के विद्यालयों का संचालन, ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल इन राजस्थान, राजस्थान के विद्यालयों का संचालन करता कौन है, कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? देखो ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से पढ़ाएंगे आज इसको, ठीक है। प्राथमिक यानी प्राइमरी और उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी विद्यालयों का ऑपरेशन यानी संचालन कौन करता है? ये करता है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बीकानेर, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इनका ओरिएंटेशन करता है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल का। और अगर सेकेंडरी और अपर हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑपरेशन यानी की बात की जाए तो वो कौन करता है? ये भी ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर, ये बीकानेर का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर करता है, ठीक है। ये दोनों ही जो संस्था है वो बीकानेर में मौजूद है।
अब मैं कहूँ कि राजस्थान में स्कूल को मान्यता या रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल्स इन राजस्थान कौन करता है, मान्यता कौन प्रदान करता है राजस्थान के स्कूल को, तो वो करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर करता है। ठीक है, याद रहे। संचालन यानी ऑपरेशन कौन करता है, बीकानेर। और जो मान्यता देता है यानी रिकॉग्निशन देता है वो कौन करता है, अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957। कहीं कहीं पे डेट गलत दे रखी है, वहाँ से भाई मिटा लेना या फिर कुछ कर लेना, क्योंकि इसकी ओरिजिनल डेट 4 दिसंबर 1957 ही है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक चीज़ और बता दूँ, सॉरी, वीडियो पसंद आने से पहले, थोड़ा प्रमोशन करने से पहले एक थोड़ी सी चीज़ और बता दी जाए तो बहुत बढ़िया है। वो चीज़ ये है कि आपने आरटी एक्ट 2009 के बारे में सुना होगा। इस एक्ट के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था, ये एक्शन में आ गया था। इसके तहत भाई 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, उन सभी को स्कूलिंग कराई जाएगी और ये कानूनी अधिकार हो गया है। आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सर्व शिक्षा अभियान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय चलाया गया था, 2001 के समय, 2001-2 के समय, या 2000-2001 इसी समय में चलाया गया था। ठीक है, और इसका भी उद्देश्य ये था कि 2010 तक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया, सार्वभौमिकरण करने की बात कही गई थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ बेसिक जो अपने वो थे ना, क्या नाम है, प्लान थे एजुकेशन को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए, तो वो बनाए गए। और हाल ही में अभी अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2019, उसको अच्छे से देख लेना, जिसका स्तर मैंने बता ही दिया था आपको। तो ये कुछ तरीके थे ताकि हमारा जो एजुकेशन है उसका लेवल अच्छा हो, स्तर अच्छा हो। राजस्थान में बहुत सारी योजना चलाई गई थी, जैसे शिक्षा आपके द्वार योजना 19 नवंबर 2001 को। ठीक है, ऐसे गुरु मित्र योजना, लोक सरस्वती योजना, ऐसी बहुत सारी योजना चलाई गई। बट जो बेसिक क्वेश्चन आने होंगे वो इतने में से आ जाएंगे विद्यालय के पर्पस से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं अपनी हेल्थ पे थोड़ा और ध्यान दूंगा, ताकि अभी तबीयत 2-3 दिन से भयंकर वाली ख़राब थी, बट कोशिश ये करूँगा कि तबीयत ठीक रहे, क्योंकि कंटेंट मैं बना तो चुका हूँ, बस देने में दिक्कत हो रही थी। तो अब लगातार कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। और इंग्लिश वाले जो सर हैं वो तो कहीं पे स्टक हो गए हैं 2-4 दिन के लिए भयंकर तरीके से, तो उनकी कंटेंट रेडी है, बट मैं उस इंग्लिश को नहीं पढ़ा पाऊँगा। वो सर ने अच्छे से बनाया है कंटेंट, तो वो पढ़ा लेंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस बना के रखिएगा। बाकी जो पुरानी वीडियोज़ हमारी वो देखते रहिएगा। जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो हमारी सारी पुरानी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, टॉपिक वाइज भी और बीच से भी, क्योंकि बीच में बनाना शुरू कर देता, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी दिख गई हो आपको तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बस मज़े कीजिए और स्टे कनेक्टेड विद मिशन KVS PRT। बाय।